कलर ले लेते हैं व्हाइट। चलो अब देखो बेटा, ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, चेल्कोजेंस। चेल्को मतलब होता है ओर्स और जेंस का मतलब होता है जनरेटिंग। ओर्स जनरेटिंग एलिमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। मतलब जितने भी जनरली आपको ओर्स मिलते हैं उनके अंदर आपको कहीं ना कहीं सेलेनाइड और सल्फर, टेलुनाइड, ऑक्सीजन आपको ये मिल ही जाएगा, ठीक है। यानी चेल्कोजेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि चेल्को का मतलब होता है ओर्स और जेंस का मतलब जनरेटिंग, यानी कि दीज एलिमेंट्स आर ओर्स जनरेटिंग एलिमेंट्स। क्या इतना क्लियर है सबको? ठीक। यस सर। अब बेटा देखो कितने एलिमेंट है, फिर से देखो एक चीज फिर से पूछ देते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि उस दिन की बताओ बेटा, अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में जो एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। 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 क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था, क्योंकि बेटा अगर आप अर्थ की सरफेस से सिर्फ 11 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, ठीक है, तो सिर्फ यहीं तक हमारा क्या है, यहीं तक अपना एटमॉस्फेयर है, एटीएम लिख दे रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। देन उसके बाद लिथोस्फीयर यानी कि जो सरफेस है हम उस पर रह रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जहाँ पे पानी पानी है, ठीक है। तो यानी कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो अर्थ होगा, ध्यान रखना, ठीक है। या सॉरी क्या बोल रहे हैं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर देखोगे आप, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो सल्फर है, तो सल्फर की अकरेंस क्या है अर्थ पे? सल्फर या तो सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाएगा या तो सल्फेट की फॉर्म में पाया जाएगा। अगर सल्फर सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाएगा तो गैलीना, ठीक है, जिंक ब्लेंड और कॉपर पायराइड, इन्हीं तीन फॉर्म में जनरली पाया जाएगा। तो सब में सल्फर आ रहा है, इसमें सल्फर है, इसमें सल्फर है, इसमें सल्फर है। और अगर सल्फेट की फॉर्म में पाया जाएगा तो एक है अपने पास जिप्सम, जी ठीक है, जिप्सम, इप्सम सॉल्ट और बेराइट। तो ये आपको याद रखना है। एक्चुअल में आपसे पूछा जाएगा सल्फर, मतलब कुछ किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ अकरेंस क्या होती है सल्फर की, इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिसमें अकरेंस होती है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे देगा आपको, ठीक है। ऐसे सेलेनियम जो है वो मेटल सेलेनाइड की फॉर्म में पाया जाता है, टेलुरियम जो है मेटल टेलुनाइड की फॉर्म में पाया जाता है। पोलोनियम बेटा आपका रेडियो एक्टिव है, और इसके नीचे तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इट इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। मतलब जो थोरियम और यूरेनियम का डिके होता है उससे पोलोनियम बनता है। पोलोनियम कोई अलग से मतलब नेचुरल एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, पोलोनियम जो है वो आपका डिके प्रोडक्ट है किसका, थोरियम और यूरेनियम का। जब आप थोरियम और यूरेनियम को ब्रेक करोगे तो आपको पोलोनियम भी साथ में मिलेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, ये तो हो गई बेसिक बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग 16 ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो NH2 NP4 हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे अगर आप एटॉमिक और आयनिक रेडियस कैलकुलेट करोगे तो ग्रुप 15 की ज्यादा होगी या 16 की ज्यादा होगी? देखो बेटा ग्रुप 15 का एटॉमिक नंबर क्या होता है, NH2NP6, सॉरी NP3, और इसका क्या होता है NH2NP4। तो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? यस सर। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? शेल सेम है, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस क्या करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देता है। मतलब न्यूक्लियस ये करेगा कि ये जो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ज्यादा है, तो क्या करेगा, इन पे पकड़ के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा बहुत तेजी से। जब एटम ऐसा खींचेगा अपनी तरफ तो क्या होगा, शेल भी खींचेगी और एटम श्रिंक हो जाता है, एटम सिकुड़ जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगी, आपको पता ही है, ठीक है। खैर तो अगर आपसे कंपेयर कोई करवा ले कि बताओ बेटा कि आपका जो ग्रुप 15 है और ग्रुप 16 है उसमें साइज का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान रखना, ग्रुप 15 वाले बड़े होंगे, ग्रुप 16 वाले छोटे होंगे। और अगर आप बात करो ग्रुप की, सेम ग्रुप की, तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है, सीधा लिखा हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। आगे आ जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, देखो फिर से हम लिख के दे रहे हैं। अगर आपसे कोई बोले आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, तो ये तो क्लियर है। अच्छा कुछ बच्चे लेट के ले रहे हैं आराम से, पलक उठ जाओ बेटा, सोफे पे लेट के आराम से मजे में, और टीचर तुम्हारा बैठा हुआ है यहाँ पे। खैर तो देखो, तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अपॉन साइज। फिर से ध्यान रखना, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा, अगर मैं लिख दूं Al3+, Mg2+, ठीक है, और Na+, तो आयनाइजेशन एनर्जी जिस पे चार्ज ज्यादा उसकी ज्यादा होगी, ध्यान रखना, हम बता भी चुके पहले, ठीक है। लेकिन हमें तुम्हें एक चीज और भी बताई थी कि आयनाइजेशन एनर्जी बेटा जब भी कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करोगे, तो आप निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। चलो, तो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ये भैया हाफ फील्ड है, NP3 और यहाँ पे NP4 है, ऑब्वियस सी बात है ग्रुप 15 की क्या होगी, ऑक्सीजन जो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि हाफ फील्ड है, ठीक है। तुम लोगों को याद होगा मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन का निकलवाया था, याद है? नहीं निकलवाया था क्या? तो चलो ऐसा करो निकाल लो। आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बेटा IE1 का ऑर्डर बताओ मुझे क्या होगा, IE1 ऑफ नाइट्रोजन एंड IE1 ऑफ ऑक्सीजन।
दूसरा आप IE2 बताओ नाइट्रोजन का, और IE2 बताओ ऑक्सीजन का। बताइए जरा। सर IE1 जो वो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा बिकॉज इसकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी क्योंकि उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे उसकी हाफ फील्ड बच जाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी नाइट्रोजन का देखोगे तो इसका हो जाएगा 2s2 एंड 2p, सॉरी NQ लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p2 2p3 सॉरी। तो यहाँ हाफ फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकाल ही नहीं सकते भैया, देखो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो मोस्ट स्टेबल है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p में कितना आएंगे, 4 आएंगे, है ना, क्योंकि 2p4 होता है, तो यहाँ पे 4 है। तो ऑक्सीजन तो इनफैक्ट चाह रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कैसे भर के निकल जाए, क्योंकि जैसे निकलेगा स्टेबल हो जाएगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक आपने यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, जब निकाल दोगे तो यहाँ बचेंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो गया, अब ये वाला स्टेबल हो गया, तो ये हाफ फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल, तो IE2 ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, IE1 स्टेबल होती है नाइट्रोजन की। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलो तो ध्यान रखना, हम इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आयनाइजेशन एनर्जी का बेटा क्वेश्चन करना, तो अगर ग्रुप में आप नहीं कर रहे हो, अगर ग्रुप में हो तो चार्ज अपॉन साइज से आप कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करना, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही निकालना, ठीक है। टॉप टू बॉटम आओगे तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, तो टॉप बॉटम वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, मेरी बात सुनो। फॉर एग्जांपल अगर तुमसे कहें जैसे नियॉन है, तो नियॉन तुम्हारी क्या एक इनर्ट गैस भी है, एक नोबल गैस भी है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 10 होता है, तो आप इसे क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2,8 लिख दोगे, ठीक है। एक तो ये एक कंपाउंड हो गया, मतलब एक एलिमेंट हो गया। दूसरा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं HCl का एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, एक HCl का मॉलिक्यूल। तो एक चीज समझो, जो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका मतलब क्या है, जब आप HCl के मॉलिक्यूल को देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास, ठीक है। बट क्योंकि क्लोरीन क्या है, ज्यादा पावरफुल है, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो जब आप स्ट्रक्चर बेटा बनाओगे HCl की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखेंगे वो क्लोरीन के पास दिखेंगे, ना कि हाइड्रोजन के पास, ठीक है। लेकिन बॉन्ड नहीं टूटा, ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द क्लोरीन, बट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को बेटा क्या बोलते हैं, इस चीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कौन आसानी से रहा है, कौन तेजी से खींच सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन आसानी से खींच पा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, जो तुम लोग ये लिखते हो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये तो ना बॉन्ड टूट गया, इसका बॉन्ड टूटेगा तो इस पे पूरा पॉजिटिव आएगा, इस पे पूरा नेगेटिव आएगा। पार्शियल का मतलब है कि तो बॉन्डिंग कैरेक्टर बढ़ गया बेटा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, कैसे, क्योंकि क्या करा इसने, अपने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट किया, तो जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुआ तो इस पे हाईली नेगेटिव आया, इस पे हाईली पॉजिटिव आया। मतलब कहने का मतलब ये है उसमें पार्शियल कैरेक्टर आ गया नेगेटिव का, मतलब इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हुआ है, बट बॉन्ड नहीं ब्रेक होता, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसा दिखेगा। इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कोई खींचे। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, और नियॉन से हम कह रहे हैं कि बेटा इलेक्ट्रॉन ले लो, तो नियॉन नहीं लेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 8 है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, 11 करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। तो अगर बेटा तुम्हें जबरदस्ती, अब वो लेगा नहीं तो तुम जबरदस्ती देना चाह रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो अगर तुम जबरदस्ती क्या करोगे, उससे तुम दोगे कि भैया ले लो कैसे करके इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन देना ले लो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब उसे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिट कर पाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब यह है कि कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करना चाह रहा है। जैसे क्लोरीन के पास 7 होते हैं ऑटोमेशन में, तो वो चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन उसे जल्दी से मिल जाए और वो 8 कर ले। लेकिन जो तुम्हारे इनर्ट गैसेस, नॉर्मल गैसेस है, वो क्या चाहेंगी, उन्हें इलेक्ट्रॉन मिले, भैया उनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करना नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन मतलब गेन करना ही होता है। अब जरा एक चीज देखो, लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेटा होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि हमें ये लगता है कि भैया सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर Fe, फिर Te, फिर पोलोनियम, पोलोनियम तो आप हटा ही दो, ये तो रेडियो एक्टिव है, इससे छिड़काव नहीं करो, ठीक है, हटा दो इसे। इतना ऑर्डर देखो, यही तो होना चाहिए था कि भैया जो सबसे छोटा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा, लेकिन नहीं होता है ऐसा, ध्यान रखना। हाँ बात सही है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है, उसके पास टेंडेंसी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ऑक्सीजन का लिखोगे तो 8 होता है, इसे आप क्या लिखोगे 2,6, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये चाहे खींच सकता है भैया, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा और दूसरा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी भी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। लेकिन आपको पता है बेटा कि ऑक्सीजन साइज में बहुत ही छोटा होता है, उसके पास इसके पास लोन पेयर में 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप भेजना चाहोगे तो उसका अटैक हो ही नहीं पाएगा, उसे कहाँ लेगा वो, मतलब उसके पास जगह ही नहीं है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो आप बोलोगे सल्फर में भी ऐसा हो सकता है, बट बेटा सल्फर का एटम बड़ा होता है, ठीक है। तो सल्फर के जो लोन पेयर है वो पूरे क्लाउड में नहीं है, मतलब चारों तरफ नहीं है, सल्फर के लोन पेयर जो सीमित है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन अगर देना चाहोगे तो तुम दे सकते हो आसानी से,
ठीक है, उसके पास जगह है, सरफेस एरिया है उसके पास। बट ऑक्सीजन क्योंकि बहुत छोटा एटम होता है, तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड चारों तरफ होते हैं ऑक्सीजन के, इसलिए इलेक्ट्रॉन को तो अगर तुम उसमें डालना चाहोगे तो उसके पास जगह ही नहीं है कि कोई भी एक पॉसिबल उसके बाद डायरेक्शन नहीं है जहां से वो इलेक्ट्रॉन को ले पाए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको ये वाला याद नहीं करना जो क्वालिफाई, ठीक है, गलत है। ठीक है, सही ऑर्डर क्या है, ये वाला। और ये अगर क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो आपको याद करना है, ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि सल्फर की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, फिर Fe की होगी, Te की होगी, और उसके बाद ऑक्सीजन की सबसे कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज। कौन से याद करते हो, फिर कल बाहर आई एंटी वाला, फिर कल बाहर आई एंटी वाला। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट जाने पे क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। इंक्रीज होती है। ठीक है, आ जाओ मेटेलिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, अगर नहीं तो मैंने लिखा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा नहीं है। इससे पहले वाले में देखा नहीं था हम लोगों ने, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिगाड़ी में सिर्फ बिस्मत इकलौता जो क्या था, मेटल था। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देख लो, लिखा तो है यहाँ पे, देखो स्टार्टिंग के दोनों क्या है बेटा, नॉन मेटल है, ये वाले दोनों कैसे हैं, मेटलॉइड है। और पोलोनियम इकलौता कैसा है, मेटल है, वो भी कैसा मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है। ठीक है, तो ये याद रखना, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं स्टार्टिंग से। अब आता फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या देखेंगे भैया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मुझे एक चीज बता दो फिर से, वैसे तो पूछ चुके हैं, फिर से एक बार बताओ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिपेंड किस पे करता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है। सर बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोज्ड है। हाँ, एक चीज समझ लो बेटा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे अगर HI का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल HI का मॉलिक्यूल है, तो बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, जिसका बड़ा बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाएगा, ये मतलब ही नहीं है। देखो अगर आपसे कहें कि HF में, ठीक है, HCl में, HBr में और HI में, बेटा बताओ, आपको पता है टॉप टू बॉटम आता हो तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ता है तो अगर मैं आपसे बोलूं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो इसमें, इन चारों में, तो बताओ क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉन्ड के ब्रेक करने को बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलते, याद रखना कि तुम सोचो यार ये तो सबसे बड़ा बॉन्ड क्लोरीन दिख रहा है, से इसे कम ब्रेक होगा। कर देंगे तो आयोडीन अलग, हाइड्रोजन अलग, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे मतलब कम होगा क्योंकि आसानी से ब्रेक हो रहा है। हम फिर से बता दे रहे हैं बॉन्ड के ब्रेक करने को बॉइलिंग पॉइंट नहीं करते हैं। अब बताओ सर क्या ऑर्डर होगा बेटा, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं होगा बेटा। देखो इधर, अगर आपको नहीं याद है तो अच्छा, हमने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, देखो मैंने आपको मतलब मैंने जिन क्लास में पढ़ाया वो एक ट्रिक बता रखी है, ठीक है, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है बेटा फोन, FON। मतलब ये कभी भी हाइड्रोजन अगर इनमें से किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में आएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, क्योंकि ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जैसे HF का मॉलिक्यूल है तो ये क्या करता है कि अपने ही जैसे एक और भाई से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब देखो दो फ्लोरीन के बीच में क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब इससे होगा क्या, अब देखो पहले तो ये ट्रिक कहीं पे लिख लेना, फोन, फोन का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अगर इन तीन एलिमेंट में से किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन आएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब देखो होता क्या है, जैसे हमें तो ये लगा कि HF छोटा सा मॉलिक्यूल है, आसानी से बॉइल कर देंगे इसे, बट हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि उसने क्या करा, अपने जैसे ही एक और भाई बंधु से बॉन्डिंग कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा एक और उससे, फिर क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों ने बेटा आयुपैक पढ़ रखे हैं, आयुपैक पढ़े हैं? यस सर। तो आपने एक बात मुझे बताओ, जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं बॉइलिंग पॉइंट उनका जाता होता है कि ब्रांच वालों का। जैसे अगर मैं ब्यूटेन लिखूं और मैं आपके सामने ये लिख दूं, ये कितने हुए, 1 2 3 4 हो गए ना, ये, तो इन दोनों में से A में और B में बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सर भी का। हाँ। ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि जो लीनियर कंपाउंड्स होते हैं बेटा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ब्रांच्ड कंपाउंड। क्यों, क्योंकि जो ब्रांच कंपाउंड होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, हिंड्रेंस बना लेते हैं, तो एक आप स्फीयर को जल्दी से बॉइल कर पाओगे, इनफैक्ट एक सिंगल चेन को, समझे। तो ध्यान रखना जो चेन वाले होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो लीनियर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड वाला। अब इसलिए हमने क्यों पूछा यहाँ पे, हमने इसलिए पूछा कि अब एक चीज देखो, आप HF क्या कर रहा है ट्रिक हटा दे रहा है, ठीक है, HF क्या कर रहा है बेटा, HF अपने ही जैसे कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। अब जरा देखना एक HF जो है वो कितना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है, और इतना तो हम यहाँ पर रोक दे रहे हैं, वैसे बनेगा और भी बड़ा। अब एक चीज देखो, इसके सामने मेरा जरा HI को देखना जरा,
HI बहुत छोटा नहीं दिख रहा है, ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, और HI छोटा सा मॉलिक्यूल है। देखो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। कहने का मतलब अगर आप एक ग्लास में एक ऐसे छोटा सा पिसा हुआ चीनी का दाना डाल दो और एक उसमें क्रिस्टल डाल दो, क्रिस्टल वाली चीनी डाल दो, तो बेटा तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि अगर आप इसे उबालोगे तो ये तो तुरंत ही घुल जाएगा, पिसी वाली चीनी तुरंत घुल जाएगी। लेकिन जो आपका ये क्रिस्टल वाला दाना, इसे टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो हमारे दिमाग में पहली बात तो ये आनी चाहिए कि HI का जो बड़ा मॉलिक्यूल है, भैया HI का मतलब पता क्या हुआ, ये छोटा सा H है और ये बड़ा सा I है। इन दोनों को तुम्हें डिसॉल्व करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बॉइलिंग पॉइंट का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें इनका बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, ध्यान रखियो। तो कहने का मतलब ये, अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल तुम्हें क्या करना था, ऐसे डिसॉल्व करना है। अब लेकिन उसके कंपेयर में दूसरा ये कहा आ गया, ये देखो HF का बहुत बड़ा और लीनियर मॉलिक्यूल आ गया। तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अगर किसी का होता है तो HF का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का होता है तो हाँ HI का ही होगा, क्योंकि उससे बड़ा मॉलिक्यूल HI है। देन उसके बाद कौन सा हो जाएगा, SBr हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, HCl। अब तुम लोग ये क्वेश्चन को तो भूलोगे नहीं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ठीक है। HF, HCl, HBr और HI में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बताओ मुझे बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में कभी भी मतलब ये नहीं होता कि आपको बॉन्ड कहाँ आसानी से ब्रेक हो जा रहा है। वो एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर, उसमें ठीक है वो चीज, ठीक है। बट बॉइलिंग पॉइंट में कभी ये मत दिमाग लगाना कि कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियस सी बात है इतना बड़ा मॉलिक्यूल क्या करेगा, टाइम लेगा डिसॉल्व होने में, ठीक है। तो भैया देखो लिखा हुआ है कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो नीचे अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखा है बेटा, कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि यार ऑक्सीजन तुम्हारी एक डायटोमिक गैस है, जबकि सल्फर तुम्हारा एक S8 मॉलिक्यूल है। जो तुम्हारा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है वो सिर्फ 2 ही एटम से मिलकर बना है, जब सल्फर का एक मॉलिक्यूल है वो 8 एटम से मिलकर बना है। तो इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मान लो 100 है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, इसका तुम्हें कम से कम 1000 देखने को मिलेगा, तो समझो 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर रीजन पूछे क्यों, तो उसका रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है बेटा उसमें सिर्फ 2 ही एटम होते हैं, वेयर आपका जो सल्फर है वो एक S8 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ध्यान रखना। और सर अगर सल्फर हम्म सर अगर जैसे ऑक्सीजन आपने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो उसका ज्यादा होगा, जैसे अगर कहीं फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आएगा, फिर अगर नाइट्रोजन किसी कंपाउंड के साथ एसोसिएटेड और सल्फर भी किसी के साथ है तो ऑक्सीजन वाले का ज्यादा होगा उस केस में। नहीं, अगर इसके साथ हाइड्रोजन होगा तो, लाइक अगर हम आपसे पूछें कि H2O में, ठीक है, H2O में, Se2O में और Te2O में, अब बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो अब बॉइलिंग पॉइंट बेटा H2O का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि H2O क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। देखो H2O का मॉलिक्यूल आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने जैसे एक और ऑक्सीजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, समझे। तो ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके ऑक्साइड आपसे सॉरी इसके हाइड्राइड बना दें, जो तुम्हारे 16 ग्रुप के मेटल्स हैं इनके अगर हाइड्राइड बनाए, जैसे H2O बनाया, Fe2O बनाया, ऑक्साइड से क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और अच्छा मैंने गलत लिख दिया, एक सेकंड, H2O नहीं H2H लिखना चाहिए था यहाँ पे H2S लिखना चाहिए था, फिर मुझे लिखना चाहिए था H2Se और फिर H2Te। अब अगर इसमें तो पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो भैया देखो वैसे तो आपको वाटर मॉलिक्यूल बहुत छोटा दिखेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम हो गया और ये छोटे छोटे आपके उससे 2 हाइड्रोजन लग गए, वेरएज टी बहुत बड़ा एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम का साइज सेम रहेगा। ऐसे बीच में कोई बना लो, जैसे H2S का बना ले, तो S क्या है भाई, छोटा है, बट इससे थोड़ा सा बड़ा है, इससे छोटा है, और हाइड्रोजन एटम तो सेम ही रहेंगे। तो हमें ये दिख रहा है कि क्योंकि भैया टी वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल सबसे बड़ा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ H2O है तो H2O क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा बेटा, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और ऐसा पता नहीं कितने सारे इसके साथ ऐसे आके H2O मॉलिक्यूल ऐसे आके लग जाएंगे। तो कंपैरेटिवली यार ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, ये इस वाले मॉलिक्यूल से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके केस में अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट लिखना पड़ा तो ध्यान रखना H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब समझ में आया बेटा आपको? यस सर। ठीक है, अकेले की बात नहीं हो रही है, देखो यहाँ पे बात हो रही है सिंगल एटम की, सिर्फ ऑक्सीजन है, सिर्फ सल्फर है, सिर्फ Fe और सिर्फ T है। तो अकेले एटम में तो टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके संग हाइड्रोजन होगा तो, ठीक है, मैंने बोला था जो आपको ट्रिक लिखवाई थी उसमें बोला था कि अगर उनमें से किन्हीं भी 2 एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन आ जाए तब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे, ठीक है। लिख लो कहीं पे फिर से एक बार, ऐसा करके लिखो, ट्रिक में लिखो फोन FO, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल के यही 3 ऐसे एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अब आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ही जनरली है। देख लो, ऑक्सीजन आपकी -2 भी करेगा, +2 भी करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता वो। ठीक है, देखो +2 कब करेगा, -2 का तो आपको पता है। जैसे अगर मैं बोलूं H2O की स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, तो आपको पता है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, खींचेगा, तो -1, इस पे क्या आ जाएगा, +1। इससे भी एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो +1, इस पे क्या आ जाएगा, -1। तो -1 कितना हो जाएगा, -2। तो ऑक्सीजन -2 करता है, ये तो पता है। लेकिन अगर आपने इसे H2F के साथ लगा दिया, तो अब बताओ फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे शक्तिशाली आदमी है यार, उससे थोड़ा बहस कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ से खींचेगा। तो फ्लोरीन पे नेगेटिव, तो इस पे ऑब्वियस सी बात है एक पॉजिटिव आएगा। ऐसे क्या करेगा, ये वाला फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन पे +2 भी आता है, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ ये मत याद करना कि ऑक्सीजन पे हमेशा -2 ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव सुना है आप लोगों ने, H पॉजिटिव। यस सर। आपने H नेगेटिव सुना है कभी, कभी H नेगेटिव हाइड्राइड नहीं होता क्या, अरे मेटल हाइड्राइड होते तो बेटा। अगर आप हाइड्रोजन को मेटल के साथ लगा दो, अब क्योंकि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो भैया जी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन को, क्योंकि एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन सोडियम सॉरी, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या करेगा ये कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। जब आप इसे तोड़ोगे मॉलिक्यूल को, तो Na पॉजिटिव मिलेगा और आपको H नेगेटिव मिलेगा। तो ध्यान रखना, हाइड्राइड भी तो बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही H पॉजिटिव और H नेगेटिव भी बनता है, ऐसे ही आपका O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव भी बनता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लेना एक बार। ठीक है, कैसे कौन सा क्या शो करता है, बस ध्यान रखना पोलोनियम कभी भी -2 शो नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसीलिए पोलोनियम कभी भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं करेगा। ऑक्सीजन जनरली क्या शो करता है, -2, बट हाँ इस वाले केस में +2 करेगा, +1 भी करेगा। सुपर ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है, पता है आपको। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे आ जाओ। अब भैया देखो, क्योंकि अपने घर में सबसे छोटा है ऑक्सीजन, तो कुछ उपद्रवी नेचर भी शो करेगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि स्मॉल साइज की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ताकत बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा, सपोर्टिव आएगा। अब देखो, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है, तो इसका कुछ बिहेवियर अलग है। अभी हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट ही अलग हो गया। हमने सोचा था कि टॉप टू बॉटम वाले पे इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा H2PE का, क्योंकि मॉलिक्यूल सबसे बड़ा है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसका बिहेवियर बदल गया, प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो गई। ठीक है, तो वो क्यों प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, पहला पहला तो पॉइंट यही होगा, क्योंकि एक तो साइड में बहुत छोटा है, दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है, बाकी के सारे जितने वो नहीं शो करते। ठीक है, ध्यान रखना। तो इससे होगा क्या, इससे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, सर कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है। एग्जैक्ट। जैसे NH3 है, फॉर एग्जांपल NH3 है, तो आपको ये हम बता चुके हैं वैसे तो, है ना। देखो NH3 हमने बोला था ना, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आपको समझाया था पहले लेक्चर में शायद। यस सर। तो हमने बोला था जैसे NH3 की वैलेंसी बेटा 3 ही है, बट ये क्या करेगा, अगर हमने लोन पेयर पे अटैक करें, तो क्या ये NH4 पॉजिटिव नहीं बना लेगा, बना लेगा। लेकिन यस अब सर। क्या ये कुछ बना सकता है, नहीं बना सकता। अब एक भी बॉन्ड ये एक्स्ट्रा नहीं बना सकता। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, 4 है, मतलब 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ठीक है, कोवैलेंसी का मतलब कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है उस पे ले आओ, कि उसके आगे वो बना ही ना पाए। तो ये तो आपको पता ही है। और ऐसा क्यों होता है तो आपको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर लिखो कितना आ जाएगा, 8, इसका लिखेंगे 1s 2s 2p, यानी 2 तो 4 और 4 8। ठीक है, तो इसके अंदर 2p है, 2p में सेकंड शेल में कितने। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये बेटा न्यूक्लियस है, तो ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। तो पहली शेल में कितने सब शेल होते हैं, सर 1। इसमें सिर्फ 1 होगा। दूसरे में कितने होंगे, 2 होंगे, S और P। तीसरे में कितना होगा, 3 होंगे, S होगा, P होगा, D होगा। चौथे में कितने होंगे, 4 होंगे, S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, F भी होगा। अब आप मेरी बात सुनो, 5 अगर पांचवी शेल है, ध्यान रखना, तो उसमें बेटा 5 सब शेल होंगे, S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, F भी होगा, E भी होगा। अब आप बोलोगे EH, ये तो हमने सुना नहीं। तो बेटा वो आपने सुना नहीं, स्टडी नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ जितने नंबर ऑफ शेल होती है उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ सब शेल होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर उसका क्या नाम है, वो वाला चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने, वो कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक। एटम। हाँ यस एटॉमिक सर। स्ट्रक्चर, वही। तो उसमें आप लोगों ने बात पढ़ी होगी। ठीक है, कि कोई भी अगर शेल का नंबर 2 है, तो उसके अंदर सब शेल भी 2 ही होंगी। अगर शेल का नंबर 3 है, सब शेल भी 3 होगी। 5 अगर शेल है, तो सब शेल भी कितनी होंगी, 5 ही होंगी। अगर 6 हो गई, तो सब शेल भी 6 होंगी। ध्यान रखना, वो बात अलग है कि हमें स्टडी वहां तक नहीं करनी है। ठीक है, बट ध्यान रखना, जितनी नंबर ऑफ शेल उतने ही नंबर ऑफ सब शेल होते हैं, ये चीज क्लियर रखना बिल्कुल। चलो भैया आगे आ जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। देखो पहली बात तो ई का मतलब क्या है, एलिमेंट।
16 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, मतलब कि ऑक्सीजन, सल्फर, एसईटी, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसकी बेटा रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओगे तो पहली बात तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, और ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी कितनी होती है 2। जैसे कि ऑक्सीजन है 8, क्या लिखोगे 2,6। कैसे वैलेंसी निकालते हैं बेटा, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या करेंगे 8 में से 6 माइनस कर दोगे 2, तो यानी कि ग्रुप नंबर 16 के वैलेंसी कितनी होती है 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। ठीक है, तो क्या करो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो EH2 टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। हाइड्राइड कैसा बनेगा EH2 टाइप का, कैसे, क्योंकि E की मल्टीप्लाई 1 से, H 2 से, तो EH2 टाइप का हाइड्राइड बनेगा, जो कि यहाँ पे बेटा ऐसे लिख रखा है मैंने। ठीक है, चलो अब देखो कुछ बातें, क्या अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो बेटा आप ही बताओ, टॉप टू बॉटम जाने पे कौन अपने H को आसानी से निकाल देगा, उसी को तो एसिडिक मतलब मोर एसिडिक बोलेंगे। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल O से H जुड़ा हुआ है और आपका S से H जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद आपका Se से H जुड़ा हुआ है, और T तो और भी बड़ा मॉलिक्यूल है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड किसका है T का, तो T सबसे जल्दी ब्रेक होगा। सबसे जल्दी H को कौन निकाल देगा, T निकाल देगा, ये H प्लस जो है आसानी से निकाल देगा, यानी कि T जो है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, यानी कि H प्लस जो आसानी से देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं आर्गेनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये एसिडिक कैरेक्टर हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी, अब एसिडिक कैरेक्टर का उल्टा कर दो थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब एक बात समझो, H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, छोटा मॉलिक्यूल है, और H2TE का मॉलिक्यूल है। अब टी में बेटा बॉन्ड बड़े बड़े बने हुए हैं, अब तुम दोनों को हीट कर रहे हो, इसे भी हीट कर रहे हो, ठीक है, और तुम इसे भी हीट कर रहे हो, तो बेटा एक बात बताओ कौन से बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे, बड़े वाले या छोटे वाले। सर बड़े वाले। ऑब्वियस सी बात है, ये बॉन्ड भाई एक पेन इतना बड़ा है, इसी को अगर हम इतना बड़ा करते हैं अभी यहाँ से यहाँ तक, इसे आसानी से नहीं ब्रेक कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले जल्दी टूट जाएंगे। तो इसका मतलब ये टूट नहीं रहा है तो ज्यादा, यानी कि ज्यादा थर्मल स्टेबल है, तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जो हीट देने पे जल्दी ब्रेक ना हो। तो कौन नहीं ब्रेक हो रहा है, H प्लस जो आसानी से निकाल रहा है वो तो ब्रेक हो रहा है, H2T तो ब्रेक हो रहा है ना, तो कौन सा ब्रेक नहीं हो रहा है, H2 जल्दी ब्रेक नहीं हो रहा है, फिर इसका उल्टा ऑर्डर कर दो। अब आ रेड्यूसिंग कैरेक्टर, रेड्यूसिंग कैरेक्टर भी सेम है, कौन अपने H प्लस को जल्दी निकाल देगा, ज्यादा रेड्यूसिंग H प्लस आयन को कौन इजीली निकाल देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेड्यूसिंग। तो हमें पता ही है H2T क्या करेगा, H प्लस को जल्दी निकाल देगा। ठीक है बेटा, अब आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट, ये तो हम बता ही चुके हैं अभी आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर H2Te का, फिर H2Se का, फिर H2S का। ये सबको समझ में आ गया था ना। यस सर। ठीक है यार, एक ही बच्चा बोल रहा, बाकी लोग है नहीं क्या। अक्षिता, बेटा आप लोगों को आवाज आ रही मेरी, अनुरोध, आस्था, दीक्षा, यस देवेश, यस क्या मजा नहीं आ रहा क्या यार, आप लोग भी पढ़ते रहो, और मजे लेने का वैसे टाइम नहीं है। ठीक है, 17 तारीख को पेपर है, मजे नहीं लो, मतलब मेरा कहना ये है कि थोड़ा थोड़ा बोलते रहो, मुझे लगे कि हाँ यार एक ही ऐसा लग रहा है एक ही बच्चे को बैठ के पढ़ा रहे हैं। देखो यार हम समझ रहे हैं कि क्योंकि हम तुम्हें इससे पढ़ा रहे हैं ना पीडीएफ से, तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, बट क्या करें, पॉइंट ही नहीं है। में कोई ऑप्शन है बताओ, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। अगर हम तुम्हें ये चीज एक एक लिख के पूरा डिटेल से पढ़ाएं तो उतना तो टाइम ही नहीं है। पी ब्लॉक सबसे बड़ा चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, अगर आप पी ब्लॉक को पढ़ने बैठे तो कम से कम कुछ नहीं तो चाहिए, सबसे कम अगर चाहिए तब भी 5 लेक्चर तो चाहिए चाहिए। और 5 लेक्चर लगने का मतलब समझ रहे हो, या तो एक दिन में लगा दे 5, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना मेरे लिए, क्योंकि मेरी और भी क्लास रहती है। तो यार अब क्या करें, अपने पास जो ऑप्शन है कम टाइम में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए रखो, आपका चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा। आप हम तुम्हें सही बता रहे हैं, तुम लिख के रख लो कहीं पे, तुम्हें ये जो नोट्स हमने तुम्हें दिए हैं, ये जो तुम पढ़ रहे हो नोट्स, तुम इन्हें डाउनलोड कर लेना, और हम तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं इसे एक बार समझ लो। तुम इसे थ्योरेटिकली पढ़ डालना पूरे चैप्टर को इन्हीं नोट्स से, तुमको एनसीईआरटी में कुछ मत उठाना, और हम तुम्हें क्वेश्चन करवाएंगे, तुम्हारा अगर एक क्वेश्चन भी ना लगे तुमसे कहना, तुम्हारे हम सारे क्वेश्चन इसी नोट से लगवा देंगे। जरूरी नहीं है कि हम यार 10-10 पेज थ्योरी पढ़े, अगर किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में बना के कायदे से लिख लें और मेरे दिमाग में रहेगा ना तो ज्यादा बेटर है। हमसे कोई कहते हैं कि भैया तुम्हें ये पैराग्राफ पूरा याद करो, ठीक है, या फिर पूरे पैराग्राफ का मतलब बता दो एक सेंटेंस में क्या है, उसे याद कर लो, तो मेरे लिए ये करना ज्यादा आसान है ना कि ये पूरा पैराग्राफ करना। ठीक है, हम पता नहीं अभी तक कितने चैप्टर यहाँ पढ़ा चुके हैं, तुम लोगों के साथ तो मेरी क्लास नहीं होती है, राधिका मैम क्योंकि अभी मतलब नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पे हो रही क्लास। ठीक है, तो तुम मेरी कोई भी क्लास बेटा कोई भी नोट्स उठा के देखना, हमने कोई किसी भी नोट्स में थ्योरी नहीं लिखवाई है। ठीक है, कहीं भी हमने थ्योरी भर भर के नहीं लिखवाई है, हमने बहुत ही शॉर्ट टर्म्स और मतलब अरेंज करके नोट्स बना रखे हैं कि बच्चा आसानी से देखे, उसे समझ में आ जाए कि हाँ बात क्या हो रही है। अब पहले हम ऑक्साइड के बारे में थ्योरी लिखवा देंगे, ऑक्साइड होते क्या है, एक पूरा पन्ना भरवा देते, फिर हम लिखवाते कि ट्राई ऑक्साइड क्या होते हैं, फिर हम लिखवाते डाई ऑक्साइड क्या होते हैं। फालतू बातें, जहां से क्वेश्चन नहीं आना क्यों पढ़ना फालतू। या तो ये काम तब कर सकते थे जब हम बिल्कुल नए हैं, ठीक है, हम एकदम से अभी 11th क्लास में एंटर हुए हैं, तब मैंने लिखवाया भी कि पी ब्लॉक की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तब आप इतनी थ्योरी पढ़ो समझ में आता। अभी आपको नोट्स ऐसे चाहिए जो शॉर्ट हो, आपका आपके क्वेश्चन एक भी ना छूटे। ठीक है, और एक चीज मेरी सुनो, तुम लोगों ने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है,
सर पढ़ा है। ठीक है, अगर बायोमोलिक्यूल पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर आपके पास इसके नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करना बेटा, 12th न्यू जेई करके पढ़ा होगा आपके, उसमें देखना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, देखा है आप लोगों ने? सर 12th जेई करके है। 12th जेई करके एक 12th न्यू जेई करके भी पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें हमने कल ही बायोमोलिक्यूल खत्म किया है, और हमने बायोमोलिक्यूल के 5 लेक्चर में खत्म हुआ, बायोमोलिक्यूल के उसमें पूरे नोट्स डाल रखे हैं, पूरे नोट्स। तुम बायोमोलिक्यूल बेटा उन नोट से पढ़ लेना, तुम्हारा बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। हम लोग पता है इसे सोचते हैं कि यार ये बायो का चैप्टर ना पढ़े ना पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा सा तुम्हें याद तो करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है, और हमने जिस तरीके से कराया वो तो तुम्हें पढ़ने में बहुत आसान लगेगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि इसमें हम थ्योरी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, हमने कम से कम थ्योरी और ज्यादा से ज्यादा जहां से क्वेश्चन पूछा था वाले टॉपिक करा, मतलब कराया तो पूरा ही ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ बस थ्योरी नहीं फालतू की लिखवाई है, तो अगर तुम्हें बायोमोलिक्यूल पढ़ना है तो तुम वहां से चैप्टर उठा के पूरा रिवाइज कर लेना, ये बोल देता हूं। तो आगे देखो, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ये देख लेना, ये हम बता ही चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अब बात करो इनके भैया ऑक्साइड की, तो देखो दो टाइप के बनाएंगे, या तो ये डाइऑक्साइड बनाएंगे या तो ये ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब कोई भी एलिमेंट 16 ग्रुप का, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, एसिड, टी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेटा जब O रखोगे तो O और O2 क्या बना लेगा, O3 बना लेगा, S रखोगे तो SO2, SE रखोगे तो SE2, और T रखेंगे तो TeO2 बन जाएगा। अब तुमसे ये तो पूछा नहीं आता कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तुमसे पूछा था इनके फेजेस, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ, मतलब ई ने O2 से रिएक्शन करी, और ई कोई जो है ग्रुप नंबर इतने का एलिमेंट है, बना है प्रोडक्ट ए, अब बताओ प्रोडक्ट क्या है, गैस है, लिक्विड है कि सॉलिड है, तो तुम्हें बस यही ध्यान रखना पड़ेगा कैसे, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, O3 और O2 दोनों बेटा कैसे हैं, दोनों गैसेस हैं, SeO2 और TeO2 दोनों कैसे हैं, सॉलिड है, ठीक है, इतनी चीज याद रखना, ठीक है। अब यहां से जो तुम्हारा चालू होगा ये तुम्हारा मेन कंपाउंड है, ठीक है, मतलब अब जो रिएक्टिविटी हैलोजेंस और ये सब पढ़ोगे ये तुम्हारा मेन। रेडिएशन नेचर की अगर बात करें तो देखिए तुम पता ही है यार, ये तो देखो रेड्यूस कौन से जल्दी हो जाएगा भैया, SO2 की पैकिंग अच्छी नहीं होती, जल्दी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना SO2 को अगर तुम ब्रेक करना चाहोगे फुल्ली ऑक्साइड हो जाता है, और जो जल्दी रिड्यूस होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, बताइए जरा, रिड्यूसिंग नेचर अगर इसका है तो ये बेटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक सेकंड बेटा उल्टा लिख दिया मैंने, रिड्यूसिंग नेचर अगर इसका ये हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा नहीं, हाँ सही तो है, रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा, ठीक है। चलो अब हेडिंग देखो, रिएक्शन विद हैलोजेंस, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा कितने टाइप के हैलाइड बनेंगे, एक तो EX2 टाइप का हैलाइड बनेगा, EX4 टाइप का हैलाइड बनेगा, और EX6 टाइप का हैलाइड बनेगा। ई क्या है यहाँ पे, एलिमेंट है 16 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट। अच्छा एक बार बताओ बेटा, यहाँ पे तो वैसे लिखा हुआ है, तुम मुझे बताओ अगर F के ऊपर निगेटिव चार्ज है और I के ऊपर निगेटिव चार्ज है, N के ऊपर निगेटिव चार्ज है और O के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा इनमें से? सर फ्लोरीन बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एग्जैक्ट, ध्यान रखना निगेटिव साइन जो है बेटा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ज्यादा स्टेबल करता है, ठीक है, इसीलिए जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल दे, अरे कार्बोकेटायन से ले लो बेटा, वैसे कार्बोकेटायन कार्बोनायन की स्टेबिलिटी अलग तरीके से देखी जाती है, लेकिन फिर भी देखो अगर कहीं पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उससे मान लो जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, उस पे नेगेटिव चार्ज है, और कहीं पे कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पॉजिटिव, दोनों में से स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, बाकी से सर जिस पे पॉजिटिव है कार्बन पे ये वाला स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव करेक्टर है, इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव करेक्टर है, तो जहां पे पॉजिटिव स्टेबल करता है, नेगेटिव को नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम को नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा, और मोर पॉजिटिव एलिमेंट को पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन तुमसे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी के चक्कर में। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, R लगा दो, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2CH है, ठीक है, फिर इसको मान लो यहाँ पे हाँ ये CH ही ले लो, ठीक, और उससे तुम क्या करो यहाँ पे कुछ भी CN वगैरह जोड़ दो XYZ, तो इस पे पॉजिटिव है, लाइक इस पे तुमने कुछ जोड़ा NH2 जोड़ा या कुछ भी XYZ, तो ध्यान रखना, ठीक है, पॉजिटिव जो एलिमेंट होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबल करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव चार्ज स्टेबल करेगा, बस बात। यानी कि अगर स्टेबिलिटी बात करें हैलाइड की, तो F नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, यानी कि I नेगेटिव सबसे कम स्टेबल है, ये समझ लो, ठीक है। और एक चीज यहाँ से और समझ सकते हो, अगर तुमसे ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात पूछे कि बताओ बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो किसकी ज्यादा होगी, तो ध्यान रखना जो ज्यादा स्टेबल उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, यानी कि F नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर Br नेगेटिव की, और सबसे कम किसकी, I नेगेटिव। अगर I नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे बेकार है तो ये क्या हुआ, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो गया, बताओ। अगर I नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे बेकार है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे मतलब इसकी स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो गया, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बेटा ये भी पढ़ लेना, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। हम अभी तुम्हें पी ब्लॉक के जो क्वेश्चन कराएंगे
तो तुम्हें समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। एक सेकंड को बस देखो। अब इसमें पढ़ने वाला क्या है, पढ़ने वाला ये है कि बेटा देखो जितने भी हेक्सा हैलाइड होते हैं, क्या लिखा हुआ है, ओनली हेक्सा फ्लोराइड इज स्टेबल। मतलब जितने भी हेक्सा हैलाइड बनते हैं सेक्शन ग्रुप में, उसमें जो फ्लोराइड वाले होते हैं हेक्सा फ्लोराइड, सिर्फ वही स्टेबल होते हैं। दूसरी बात, जितने भी हेक्सा फ्लोराइड है सबके सब कैसे होते हैं बेटा, गैसेस होते हैं। जबकि आपको जो टेट्रा फ्लोराइड है उसमें अगर आप देखोगे तो SF4 आपको गैस है, SeF4 क्या है, लिक्विड है, और TeF4 क्या है, सॉलिड है। इसमें आपके फेस चेंज होते रहते हैं। जबकि आपके जो हेक्सा फ्लोराइड होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के बहुत ही कम बनते हैं। आगे देख लो। अब आते हैं बेटा डाइऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, डाइऑक्सीजन कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट है जैसे KClO3, अगर इसे हम हीट करते हैं MnO2 के साथ। MnO2 क्या है बेटा, MnO2 क्या है, 17 तारीख को पेपर, तुम लोगों को बताओ कैटेलिस्ट है कि नहीं है, भाई बोलो, आवाज आ रही है। यस सर। हाँ Yes, तो sir. मुझे वो बताओ कैटेलिस्ट का बेटा वर्क क्या होता है। सर रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। देखो इक्वली कैटेलिस्ट का काम बेटा ये होता है, अगर आपने वाले ग्राफ पढ़े होंगे केमिकल काइनेटिक में तो आपको पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनर्जी लिख दो और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख दो। ठीक है, अब सुनते रहना। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। और कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। ठीक है, तो एक्चुअल में आपने इस टाइप के ग्राफ देखे होंगे, ऐसे टाइप के आपने देखे हैं इस वाले ग्राफ के। यस सर। ये एंडो का ग्राफ होता है, ये आपका एक्सो का ग्राफ होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। अब मेरी बात सुनो, एक्चुअल में होता क्या है, ये रिएक्टेंट है आपका, ये प्रोडक्ट है आपका, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर 12th का एग्जाम दिया, ठीक है, मान लो आपने 12th का एग्जाम दिया हो, तो 12th का एग्जाम पास करने के लिए क्राइटेरिया है कि नहीं है, एक क्राइटेरिया है कि भैया 33% नंबर तो बच्चे को लाने ही लाने, तभी हम उसे पास मानेंगे। टॉप ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, पास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा 33% मार्क्स लेके आता है तो हम ऐसा मान लेंगे कि हाँ भैया वो पास है। तो एक क्राइटेरिया, एक बैरियर है। ऐसे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन करा के 2HCl बना रहा हो, ठीक है, सुनते रहना। तो क्या होगा, एक मोल H2 के अंदर कितने मोल एटम होंगे बेटा, एक मोल H2 के अंदर कितने एटम होंगे, Na के इक्वल, अवोगैड्रो नंबर के इक्वल। एक मोल Cl2 के अंदर भी क्या होगा, अवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल होंगे और बहुत सारे N2 के ऐसे एटम होंगे। होता क्या है, जब भी आपको रिएक्शन कराते हो तो इनके बीच में पहले कोलिजन होता है। अब जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद क्या होगा, कुछ ऐसे आपके मॉलिक्यूल होंगे जो ये एनर्जी का बैरियर दिख रहा है, इस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, ऐसे करके इधर क्रॉस कर जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट कुछ क्या बस, और प्रोबेबिलिटी तुम समझ के देखो, तुम अगर 12th में 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एक साल में, तो क्या 15 के 15 लाख बच्चे पास हो जा रहे हैं, नहीं हो रहे ना। जब से ऑनलाइन है तब की बात नहीं कर रहे, ऑनलाइन से पहले वाला चल रहा था। अगर 15 लाख बच्चे पेपर देने बैठ रहे हैं 12th में, तो क्या 15 के 15 लाख 33% ले आएंगे ना, नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 बच्चे तो फेल ही हो जाएंगे। 20,000 बच्चे मान लो फेल हो गए। तो कहने का मतलब, अगर आप इनकी आपस में कोलिजन करा दोगे तो कोलिजन होने के बाद कुछ ही पार्टिकल ऐसे होते हैं, ये कहते मान लो 50% पार्टिकल ऐसे थे जो कूद के इस एनर्जी के बैरियर को पार करके यहाँ पहुंच गए, है ना, पी में, बट 50% रह गए यार। लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि भैया पूरे का पूरा प्रोडक्ट बने, जितना रिएक्टेंट हमने यूज करा पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए इसमें प्रोडक्ट में, मेरी इच्छा ये है। तो हम क्या करेंगे, हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे। कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो एनर्जी का बैरियर है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का रिएक्टेंट की एनर्जी, ये तो पूरे को ETH बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का इसे बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या करता है, एनर्जी के बैरियर को कम कर देता है, इस ग्राफ को कुछ ऐसा कर देता है ऐसे। अब बताओ, अभी कहाँ इसे यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा इतना एनर्जी बैरियर कूदना पड़ रहा था, अब क्या करेगा, ये बस यहाँ से ऐसे पार करके चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ नहीं जाएगी, समझ गए। अभी पहले क्या हो रहा था, कोलिजन यहाँ पे करने से क्या हो रहा था, इतना पूरा मतलब ऐसे पार करके जाना पड़ रहा था। अब क्या हो रहा है, बस यहाँ से इतनी सी एनर्जी को पार करके प्रोडक्ट में करना पड़ रहा है। कोई भी रिएक्शन ऐसे ही होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, बस किसी भी रिएक्टेंट को अपना सरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, अपना सरफेस प्रोवाइड करा देगा, और अपना सरफेस प्रोवाइड करने के बाद क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी क्या करता है, कम कर देता है, सो दैट आपके ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक है, जहां पे हमें धक्का नहीं लगाना पड़ता, कैटलिस्ट का यूज नहीं करना पड़ता। कुछ ऐसी रिएक्शन है जहां हमें धक्का लगाना पड़ता है, कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप डाइऑक्सीजन बनाओगे तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट जो होते हैं, लाइक जैसे कि KClO3 से आप हीट कर दो डिफ्यूजन में, KCl अलग निकल जाएगा। अगर हमें चाहिए O2 है और हमें साथ में ये भी मिल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा,
अगर हमें चाहिए O2 है और साथ में KCl का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो इस प्रोडक्ट को KCl को क्या बोलेंगे, इसे बाई प्रोडक्ट बोलेंगे, BPY लिखो, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, जो मिल रहा है वो प्रोडक्ट, जो हमें चाहिए वो प्रोडक्ट, और जो एक्स्ट्रा में जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। तभी ऐसा बोलते हैं बेटा कि जब भी आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है, जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है कि आपका रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्शन करता है किससे, रिएजेंट से। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कैटेलिस्ट ले लेते हैं, और हमें प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं मिलता, पहले हमें क्या मिलता है, पहले हमें मिलता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद हमें प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट मिलता है, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट में बेटा क्या क्या होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं CH3Cl की रिएक्शन करा देगा किससे, NaOH से। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई भी FeCl3 ले लिया कैटेलिस्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ रिएक्टेंट में बेटा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन सा है, इस पूरी रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या है, CH3Cl। बेटा सबस्ट्रेट सिर्फ ये है, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, ये तो लिविंग ग्रुप। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, ये हो गया लिविंग ग्रुप। और रिएजेंट को अगर आप ब्रेक करोगे तो एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रॉन रिच वाले जो होते हैं वो न्यूट्रोफाइल। ऑर्गेनिक कैसे चल रही तुम लोगों की, क्यों चंगू, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बेटा लगा रहा हूं, कोई बोलेगा नहीं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं, बताओ। सर कहीं कहीं दिक्कत आ जा रही है बीच में। लग नहीं रहे क्वेश्चन, ये बताओ क्वेश्चन लग रहा है ऑर्गेनिक के। सर जहाँ एसिडिक करैक्टर वगैरह वाले होते हैं वो तो लग जा रहे हैं, लेकिन जो जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले होते हैं वो उनमें आ रही है दिक्कत थोड़ी। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम बेटा पता क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ डालो। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आएगा तब तक आपसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हिलेंगे नहीं। दूसरा, आप नेम्ड रिएक्शन पढ़ डालो। नेम रिएक्शन की अलग से कॉपी बनाइए या चैप्टर में जो लिखे हुए हैं वैसे पढ़ रहा हूँ, तो चैप्टर वाइज ही है। चैप्टर वाइज ही पढ़ रहा हूँ, तो चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म बेटा पूरी तैयार कर लो और उसका नेम रिएक्शन कर लो, तब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लगाने बैठना। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन लगेंगे, हिलेंगे नहीं क्वेश्चन, लगने तो बात छोड़ो। ये जो बच्चा बोला बिल्कुल सही बोला, तुम पता क्या ऑर्गेनिक कर सकते हो, तुम सिर्फ कार्बोकैटायन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी निकाल लोगे, कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नॉन एरोमेटिक है ये कर लोगे। ठीक है, और तुम क्या कर सकते हो, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर बता सकते हो बस। जो तुम्हारे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन आएंगे कि इसकी इससे ए रिएक्शन कराई, ए बना, फिर उसकी रिएक्शन उससे कराई, बी बना, तो ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास, ये शायद तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया भी था, ये है, जिन बच्चों ने पढ़ा वो बता सकता है। अगर बेटा इसकी दो टाइप से रिएक्शन करा दें, एक हम इसकी करा दें एल्कोहलिक के बेस रिएक्शन, और एक मैं करा दूं इसकी इससे एक्वस के बेस। ये तुम्हारे पेपर में आया था क्वेश्चन, तुम लोगों ने शायद अभी जो दिया था उसमें, तो ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था, इसका बताओ ए और बी क्या बनाया था, ए और बी नहीं बनाया था। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप लोगों को ध्यान हो बेटा तो आप लोगों ने एक SN1 SN2 पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं, यस सर। और SN1 SN2 में हम लोग एक्वस KOH लेते हैं, ये भी आपको पता होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे CH3 से Cl जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो OH नेगेटिव होगा वो क्या करेगा, सिर्फ इसे रिप्लेस ही तो कर रहा है, वो ये पहले यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये कार्बोकैटायन बनाएगा, OH नेगेटिव आके इस पे आके क्या करेगा, अपना अटैक कर देगा। बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना होता है कभी भी SN1 SN2 में, वहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती, ठीक है, अपने आप ही लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो वहां पे जब हमें बॉन्ड तोड़ना नहीं है तो हम एक्वस वाला भी ले लेंगे जिसमें पानी मिला हुआ है, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, अल्कोहलिक KOH लेते थे बेटा, वहां पे आपको बॉन्ड को तोड़ना पड़ता था, समझे, बॉन्ड को फॉर्म करना पड़ता था। बॉन्ड को तोड़ना और बॉन्ड को बनाने के लिए कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। तो अब वही है, देखो जब तुम अल्कोहलिक KOH लोगे तो देखो कैसे रिएक्शन होगी, अगर मैं इसे ऐसे लिख दे, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हम एग्री कर रहे हैं, जिस बच्चे ने भी बोला कि ये वाले क्वेश्चन नहीं लगेंगे वो सही कह रहा है, नहीं लगेंगे। देखो तो बेटा जब तुम अल्कोहलिक KOH लोगे तो यहाँ से क्या होगा, HCl निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अल्कोहलिक में एल्कीन का फॉर्मेशन होता तो पता ही है यार, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आके बेंजीन लग जाएगी, बस खत्म, इतना सा प्रोडक्ट था। और जब तुम एक्वस करोगे तो क्या हो जाएगा, Cl की जगह पे सिर्फ OH लग जाएगा, मतलब सब कुछ वैसे ही रहेगा, और इसकी यहाँ पे आके OH लग जाएगा। अब सोचो कितना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं बेटा एक बार रिएजेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म और तुम्हारा जो क्या कहते हैं क्या था बचा, नेम रिएक्शन, इन्हें बेटा अगर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लगाने हैं तो इन्हें अलग से टाइम दे दो, तो मैं बता रहा नहीं तो तुम क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे, तुम सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करके आ जाओगे। और केमिस्ट्री स्कोरिंग होती लिख के रख लो, क्योंकि अगर फिजिक्स और बायो टफ आ गई बेटा तो केमिस्ट्री है जो तुम्हारी नैया पार लगा सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री को बिल्कुल भी हल्के में मत लो, केमिस्ट्री को जितना पढ़ सकते हो पढ़ डालो बेटा।
अगर तुम्हें लग रहा है, जैसे अभी एक बच्चे ने कन्फेस किया कि देखो सर हमसे क्वेश्चन तो लग रहा है बट हमसे एसिड बेस वाले लग जा रहे हैं और ये वाले लग जा रहे हैं, कार्बोकेटायन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बता दो और एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ये लग जा रहा है, लेकिन हमसे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले नहीं लग रहे, जो कि तुमसे नहीं लग रहे हो, हम समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो आप बेटा प्रॉपर, ये तो नहीं कि हम उसी पे पूरा देख के बैठ गए। देखो यार एक चीज समझो, कहावत है कि जैसे आप 100% सिलेबस पूरा करने पे मत जाओ कभी भी। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से कर रखा है तो अच्छी बात है, बट आज के टाइम पे आप 100% सिलेबस के ऊपर नहीं जाना आपको। अगर आपने बेटा 70% सिलेबस कर रखा है, मेरी बात सुनना, अगर आपने 70% सिलेबस कर रखा है, इसी को आप 100% करो। मतलब 70% को बार बार पढ़ो, बार बार जितना रिवीजन उसका कर सकते हो उतनी बार करो, सो दैट आपके साथ क्या हो कि आपका वो 70% वाला पेपर गलत ना हो और 70% सिलेक्शन हो। समझ गए? चलो Okay, sir. ये ध्यान रखना। और फिर भी अगर आपके पास, जैसे कि तुम लोग मॉर्निंग का टाइम बेटा यूज कर सकते हो, सुबह उठ के जैसे निकाल लो कि 2 घंटे यार हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, उस 2 घंटे में क्या करो तुम कि तुम जो तुम्हारे पास अभी वीक पॉइंट है, जिसपे तुम्हें लग रहा है कि टाइम हम कर सकते हैं, जो लग रहा है कि टाइम नहीं कर ही नहीं सकते उसे छोड़ दो, तुम्हें जो लग रहा है कि हम कर सकते हैं अभी, उन पे हम एफर्ट मार सकते हैं, उसमें तुम सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लो। रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे कौन सी किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जैसे तुम लोगों ने एक एसिड कैटालाइज रिएक्शन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बताओ? एसिड कैटालाइज पढ़ी होगी, एक तुमने एचबीओ पढ़ी होगी। एचबीओ कौन सी होती है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक तुमने ओएमडीएम पढ़ी होगी, ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जैसे HgOAc का होल ट्वाइस जिसमें रिएजेंट लेते थे, याद है? तो इन रिएक्शंस को बेटा जल्दी जल्दी पढ़ो, इनके मतलब समझो कैसे क्या कहां पे क्या होता है। रिएजेंट को चाहो तो अलग से एक रफ कॉपी में एक पेज पे लिख डालो, नेम रिएक्शन को छोटा छोटा एक पेज 2 पेज पे शॉर्ट में लिख डालो, तो जल्दी जल्दी याद हो जाए। खैर ठीक है, बाकी तो देखी जाएगी। फिलहाल देखो अगला, देखो थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। अगर हम लोग कम जो तुम्हारे लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है, अगर उनका हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर दें, जैसे Ag2 हो गया, Hg हो गया, PbCO4 हो गया, PbO2, अगर इन्हें क्या करें हीट कर दें तो भी हमें क्या होगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हें ज्यादा करने वाली रिएक्शन है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। दूसरी बात, अगर हम लोग डिकम्पोजिशन कर दें किसका, H2O2 का बाई कैटालिस्ट, तब भी हमें क्या करेंगे, वाटर के साथ ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, लार्ज स्केल पे कैसे बनाते हैं बेटा देख लो। लार्ज स्केल पे जब भी बनाओगे तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एक बात बताओ मुझे, आप जो बेटा सर्दियों में, पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं, हम तो करते थे, सर्दियों में जो बाल्टी में रॉड लगा के पानी गर्म करते हैं, ये क्या होता है प्रोसेस? इसमें क्या करते हो, ऐसे पानी वाली रॉड आती नहीं, पता नहीं तुमने यस देखी कि नहीं देखी, ऐसे Yes, करके sir. इसे लगाते हैं। हाँ, तो ये तुम क्या करते हो, पानी को उबालते हो, पानी को जलाते हो? उबालना जलना क्या एक ही बात है? No, sir. बेटा देखो बात सुनो, जो आप गैस पे पानी को उबालते हो उसे बोलते हो उबालना। ठीक है, कि क्या होता है, एक टेम्परेचर पे पानी उबलना चालू करता है। ठीक है, पानी जो होता है वो उबलना चालू करता है, तो वो पानी आपके लिए कभी बेकार नहीं होता, वो इलेक्ट्रोलाइज वाटर नहीं होता है, समझे? उसमें आप पानी पी सकते हो, सब कुछ है। लेकिन ये जो बाल्टी में रॉड लगा के पानी को जलाते हैं, इसमें पता क्या करते हैं, इसमें हम लोग H2O को ब्रेक कर देते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, मतलब ये आयनिक वाटर हो गया, समझे, एसिडिक वाटर हो गया। तो इसीलिए कभी इस पानी से नहाना तो चाहिए नहीं, वैसे तो कायदा तो यही है, बट क्या करें, अपने पास ऑप्शन नहीं है तो नहा लेते हैं। लेकिन दूसरी बात, धोखे से पी तो कभी मत लेना है पानी कि पी लिया, समझे? ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर होता है, ध्यान रखना। उबालना किसी चीज को और जलाना, दोनों में डिफरेंस होता है। हम लोग जो बाल्टी में रॉड लगा के वो करते हैं, वो पानी को जलाते हैं, ना कि उसको उबालते हैं। ठीक है, फिलहाल तो अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की, तो हमें पता है H2O में क्या कैथोड पे मिल जाएगा, O2 में एनोड पे मिल जाएगा। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती हैं अच्छी, टाटा मोटर्स वाली टाइप इस टाइप की, तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, एयर से ही ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि एयर से क्या करते हैं, CO2 निकाल देते हैं, वाटर की वेपर निकाल देते हैं, उसमें मॉइस्चर है उसे खत्म कर देंगे। जो बचे गैसेस बच गई उन्हें क्या करते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के N2 और O2 निकाल लेते हैं। हमें जो चाहिए वो O2 है, बाय प्रोडक्ट क्या है, N2। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका बेटा खत्म। ठीक, चलो मतलब चैप्टर टॉपिक खत्म। अब आ जाओ अगले वाले पे, इसके नोट उठा लेना। अबे यार इसे रुकना, लेक्चर पढ़ाना तुमने भी। देख रही बेटा स्क्रीन? Yes, sir. अरे भैया चल जा, ये वाला तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ O2 में ही हम लोग प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, तो प्रिपरेशन में देख लो बेटा कैसा होता है देखने में। ठीक है, देखने में कैसा है, सुंदरता वगैरह उसकी, ये सब चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, लिक्विफाइड टेम्परेचर 90 केल्विन होता है। याद करने की जरूरत नहीं, इनमें से नहीं आता। ठीक है, फालतू चीजें जो जहां से नहीं आता उस पर टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाओ। ठीक, ये पॉइंट है। अच्छा, ये तुमसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ बेटा O2 कैसा है, O2 पॉजिटिव कैसा है,
O2 2 नेगेटिव कैसा है या फिर O2 नेगेटिव कैसा है, इनके पैरामेग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये जो कैरेक्टर होता है MOT के अकॉर्डिंग ये पूछे जाएंगे। तो MOT बेटा स्ट्रॉन्ग रखना, हमने तुम्हें पहले बताया था, फिर से तुम्हें याद दिला दें कि केमिकल बॉन्डिंग जो तुम्हारा है उससे 5 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, 5 × 4 कितना हो गया 20, तो 20 नंबर की सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग आती है तुम्हारे एग्जाम में। तो ध्यान रखना केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अब ये क्वेश्चन MOT का है तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल बॉन्डिंग का है, ठीक है। इनके जो मैग्नेटिक नेचर होते हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो अगर आपने मेटल या फिर नॉन मेटल को O2 के साथ मिलाया तो ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन होगा, लेकिन कब नहीं होगा, एक्सेप्ट Au और Pt, ये आपके ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड नहीं बनाते ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्यों नहीं बनाते, तो इनका कई सारा रीजन है यार। एक तो इनकी मोबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, बाकी कई सारे रीजन है, वो बात की बात है, पहले देख लो कौन कौन से होते हैं। कैल्शियम रिएक्शन करके CO बना देगा, Al2O3 बना लेगा, P4O10 बन जाएगा, कई सारे ठीक है। अच्छा देखो, हाँ देखो ये बेटा, ये देखो ये जो रिएक्शन, लेकिन इनमें कहीं पे कैटलिस्ट है, यहाँ पे कहीं पे कैटलिस्ट नहीं है, इनमें कहीं कैटलिस्ट है नहीं है, मतलब ये कैसी रिएक्शन है, ये बिना धक्के वाली रिएक्शन है जो अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। अब देखो नीचे वाली देखो दोनों रिएक्शन, इन दोनों में बेटा कैटलिस्ट यूज करा गया है, तो ये वाली दोनों पे 100% इसीलिए दिया है, तो तुम ये वाली रिएक्शन याद कर लेना क्योंकि इनके कैटलिस्ट तुमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। P ब्लॉक थोड़ा सा तो याद करने वाला ही, बट इतना ज्यादा भी नहीं है। अब देखो बेटा ऑक्साइड आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड वो होते हैं जिन्हें आप ब्रेक करो तो सीधे आयंस मिल जाए, जैसे आप इसे तोड़ोगे तो आपको Mg2+ मिल जाएगा और आपको O-2 मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है सिंपल ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड ही होते हैं जिन्हें आप तोड़ोगे तो आपको सिंगल आयन नहीं मिलेगा, जैसे Pb3O4 को तोड़ोगे तो एक और ऑक्साइड मिल जाएगा Pb और एक दूसरा मिल जाएगा PpO2, ठीक है। आयंस आपको नहीं मिलेंगे कि Pb+2 मिल गया O2- मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बोले समझ में आया। सिंपल ऑक्साइड आर दो जिन्हें ब्रेक करने पे जो मेटल के आयंस होते हैं वो मिल जाए आपको, लेकिन मिक्स्ड ऑक्साइड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो पहले तो देखो, ये तो इस पेज का चाहो तो स्क्रीनशॉट लो और चाहो तो इसके नोट्स बनाओ, जो मर्जी करो, ये पेज 100% लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। कैसे, देखो तुमसे बेटा क्या कहेगा कि जैसे SO2 है, SO2 उसकी रिएक्शन वाटर से कराई है, तो बता भी चुके नाइट्रोजन फैमिली में, और कहेगा क्या बना, तुमसे ऑप्शन 4 देगा तुम्हें, ठीक है। कहेगा तुम्हारा एक H2SO3 बना, कि H2SO2 बना, कि H2SO4 बना, ठीक है, या फिर H2SO5 बना। कैसे पता करेंगे, हम तो पहले बता चुके हैं। तुम यहाँ पे क्या करो, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। अब जो तुम्हें ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें तुम क्या करो, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। अगर इधर 4 आ रही है तो जिसकी 4 आ रही होगी ऑक्सीडेशन स्टेट वही उसका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, बात खत्म। हम तुम्हें नाइट्रोजन वाले में भी बता चुके हैं, ध्यान है। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने टाइप के होते हैं जो सिंपल ऑक्साइड है, कितने टाइप के हैं सिंपल ऑक्साइड, एक तो आपके एसिडिक ऑक्साइड हो जाएंगे, दूसरे आपके बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे, फिर आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएंगे, फिर आपके न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएंगे, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड क्या, जो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको क्या दे दें, एसिड दे दें, जैसे कि SO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा H2SO3 देगा, एसिड बनेगा। Cl2O7H2 साथ रिएक्शन करके HCl4 एसिड देगा। तो बात ये रिएक्शन तो तुम्हें रटनी नहीं, तुम्हें रटना बस ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल Cl2O7 की रिएक्शन है वाटर कह रहा वाटर करा दो, कह रहा बताओ ए क्या बनेगा, और तुम्हें ऑप्शन दे रखे होंगे, तो तुम्हें बस क्या करना है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 7 निकल के आए। अब तुम्हें 4 ऑप्शन दिए, एक HClO3 दिया हुआ है, एक HClO4 दिया हुआ है, एक HClO2 दिया हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है, इनमें बस ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, अगर इसकी +7 आ रही है तो यही एसिड बनेगा, दैट्स इट। हम तुम्हें बस इतना बताना चाह रहे हैं, तो इन्हें तुम्हें याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस ट्रिक का यूज करो, ठीक है। कि अगर हमारे पास ऑक्साइड है, उसके अगर हम वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो एसिड हमारा वो वाला बनेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जो कि हमारे रिएक्टेंट की, ठीक है, बिल्कुल सेम। अच्छा एक हमने आपको एग्जांपल बताया था कि एक अपने पास ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और होती है बट वो अपने से ज्यादा और कम वाला देता है, कौन सा था, सर नाइट्रोजन का कंपाउंड था कुछ। NO2, ठीक है। इसकी होती कितनी +4, बट ये देता कौन था, एक HNO3 देता है और एक HNO2 देता है, ठीक है। एक +5 वाला देता है और एक +3 वाला देता है, ठीक है। तो याद रखना, देखो यही तो बात है। अब देखो हम लोगों ने अभी तुम लोगों ने घर पे जाके रटा तो नहीं होगा चैप्टर पूरा, या कर लिया था यार, सर हो ही गया है। मतलब ऑलमोस्ट हो गया, पर फिर भी ये है ना कि आप जब यहाँ पे पढ़ रहे हो अपने बाद एक बार जाके फिर से देखोगे तो क्या होगा, तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा ये चीज है, इसीलिए जितनी बार आंखों के सामने निकल जाए। ऐसे बेटा इसका ध्यान रखना, ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्शन कराएंगे बेस भी बनता है और अपने पास ऑक्साइड प्लस वाटर एसिड भी देता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही चीज ध्यान रखना, ठीक। अच्छा एम्फोटेरिक क्या होंगे, एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड होंगे जो आपके एसिड से भी रिएक्शन करें बेस से भी, जैसे आपका Al2O3 जो है एसिड से भी रिएक्शन करता है और Al2O3 आपका बेस से भी, ठीक। कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला था, याद करना, दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है क्योंकि ना तो एसिडिक हो ना तो बेसिक, वैसे आपका NO हो गया, CO हो गया, H2 हो गया। तो ये वाला चैप्टर इसलिए, ये वाला बेस वाले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि Cl2O2 की रिएक्शन करा दी, H2O से CO2 की रिएक्शन O2 करा दी तो क्या बनेगा। तो या तो आपको दो तरीके, या तो तुम याद करो या तो तुम क्या करो, ठीक बना दो। इस पेज पे भी बेटा 100% डाल लेना, क्यों, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, आपके मेटल ऑक्साइड बेटा कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के,
और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक एसिड के। बट जनरली इन जनरल क्या होता है कि आपके जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं और आपके जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। बट क्या लिखा हुआ है, सम मेटल ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीजन स्टेट कैसे शो हो जाते हैं, एसिडिक। जैसे कि आपका Mn2O4 आपसे पूछे कैसा है, बेसिक है कि एसिड है, ये एसिड है। CrO3 क्या है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ये क्वेश्चन भी आया था CrO3 वाला, आपसे पेयर दिए गए थे, जैसे आपको एक B25 के साथ CrO3 दे दिया गया था, एक आपका Mn2O7 के साथ कुछ और दे दिया गया था, पूछा गया था बताओ इनमें से कौन से पेयर जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये तो दोनों एसिड है, इसका जो था वो भी एसिड था, और आगे हमें ऑप्शन याद नहीं है तो ऐसे कर सर लैगिंग हो रही है बीच में। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर वो मेरा 10 से क्लास ले रहे हैं ना, तो नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा चला जाता है। होस्ट कौन बन गया है? दिशा बेटा होस्ट बना दो मुझे। दिशा बेटा आपको आवाज आ रही है? यार ये तो बड़ा चक्कर है। दिशा क्या करा जाए? दिशा शायद है ही नहीं। अच्छा है, हो गया, ठीक है, थैंक यू दिशा। चलो भैया देखो, हम आपको ये बता रहे थे कि जनरली बेटा क्या होता है कि जो आपके मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, आपको मेटल नॉन मेटल तो पता ही है। अगर मेटल के साथ आपको ऑक्साइड दिखे तो कैसा होगा, बेसिक होगा। नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड दिखे तो आपको कैसा दिखेगा, एसिडिक दिखेगा। लेकिन अगर कोई भी मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कभी भी बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाता, वो एसिडिक ऑक्साइड ही बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल लिखे हुए हैं, एक आपके पास Mn2O7 हो गया, एक CrO3 हो गया, एक B2O5 हो गया। ये आपके कैसे कैरेक्टर शो करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, ना कि बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, ध्यान रखना। इस पेज को भी बेटा नोट करो, चाहे स्क्रीनशॉट लो, जो मर्जी करो, चाहे नोट मतलब नोट डाउनलोड करो, जैसे भी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमसे इसमें एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पूछा आएगा, तुम्हें चार दो दो के पेयर दे देगा, बताओ इनमें से कौन से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं। उनका मतलब ये पूछने का है कि बताओ इनमें से कौन से एसिड, मतलब या तो एक एसिड हो दूसरा एसिड हो, फिर एक बेस हो एक एसिड हो। तो अगर एक बेस एक एसिड है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई ना, तो यही है बस। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितने मेटल ऑक्साइड है बेसिक कैरेक्टर के होते हैं जनरली, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर के। लेकिन जो तुम्हारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल होते हैं वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर के ऑक्साइड बनाते हैं। अब आ जाओ ओजोन पे। तुम लोगों को एक बात बता दें, जैसे कि ओके ये वाली बता रहा बेटा कि ये वाली बता रहा हूँ? यस सर। ये वाली ना, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बेटा, यस सर। चलो ये भी देखना है क्या? सर पिछली देखने की वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ ठीक है ना, चलो देखो मेरी बात सुनो। आप लोगों ने अगर पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, जितने भी क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो PVR वगैरह, जहाँ पे PVR क्या 5X सिनेमा, जहाँ पे काफी ज्यादा मतलब सीटें होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पे कई सारी ऐसे सीट्स लगी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पता क्या किया जाता है, वहाँ पे ओजोन के पिलर लगाया जाता है। अब सुनने में काफी डरावना लग रहा है कि ओजोन के पिलर लगा देते, मारने का इरादा है क्या? तो समझाते हैं हकीकत क्या है। देखो ओजोन कैसे पिलर लगाए जाते हैं। अब हम आपको बताएं, ओजोन बेटा जो होता है वो थर्मली बड़ी अनस्टेबल गैस है। मतलब ओजोन जो है वो थर्मली कैसी बड़ी ही अनस्टेबल गैस है। यानी कि अगर ओजोन को आपने हीट कराया तो ये क्या करेगा, तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाएगा O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन, तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है जैसे हीट कराओगे। तो यहाँ पे ओजोन गैस भर के और इससे ओजोन को हीट कराते थे, तो ओजोन हीट करेगा तो क्या करेगा, O2 निकालेगा और नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा। अच्छा बताओ, नेसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या फर्क है बेटा? सर नेसेंट ऑक्सीजन उसकी एटॉमिक फॉर्म होगी, मतलब सिंगल जब एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा।
दूसरी बात, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा नहीं कि तुम इसे इनहेल नहीं कर पाओगे, तुम इसे इनहेल कर पाओगे, बट ये उससे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, बस बाकी ऐसा कुछ नहीं कि O2 ऑक्सीजन आ गया तो उससे डर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये इसमें जो ओजोन के पिलर लगाए जाते हैं, इसमें क्या करते हैं, ओजोन को हीट कराते हैं और हीट करा के उसे, क्योंकि हमें पता है कि ओजोन जो है थर्मली अनस्टेबल है, हमें पता है उसे हीट कराएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में। इसीलिए अब जो भी प्लांट ऐसे लगते हैं जहां पे क्या कहते हैं ओजोन वगैरह निकलती है, तो हम लोग अब उसी टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग वहां पे उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा के उसे कन्वर्ट कर देते हैं O2 में, समझे। तो बस ओजोन बनाने का एक तो मेथड, मतलब ऑक्सीजन बनाने का एक तरीका ये भी है कि ओजोन का आप क्या करा दो, थर्मल डिकम्पोजिशन करा दो, उससे भी आपके ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन बन जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ओजोन की बात करें, ओजोन कितने टाइप की होती है, ठीक है। देखो अगर हम क्या करें 3O2 को बेटा मतलब किसी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब से पास करा दें तो हमें ओजोन मिल जाती है O3, और यहाँ पे जो है एक्सो कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा, तो ये रिएक्शन याद कर लेना। अब मेन यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं, क्वेश्चन पता आता है कलर से कि ओजोन किस कलर का दिखता है, तो बेटा ध्यान रखना ओजोन का कोई एक कलर नहीं है, डिपेंड करता है उसके फॉर्म के ऊपर। तुम लोग पता गलती क्या करते हो, जब भी ओजोन का तुमसे कलर पूछा जाएगा तो तुम इसे गैसेस फॉर्म में कंसीडर करके पेल ब्लू कलर बोल देते हो, और हम भी यही करते थे, हमने गलतियां की हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ओजोन बेटा सिर्फ गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ओजोन आपकी गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, और सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। गैसेस फॉर्म में ये पेल ब्लू कलर की होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है डार्क ब्लू कलर की, और सॉलिड फॉर्म में होती है वॉयलेट ब्लैक कलर की, ठीक है। ध्यान रखना प्योर O3 की बात हो रही है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के दिमाग में ऐसा है कि ओजोन तो हमारे पास क्या गैसेस फॉर्म में है, तो हम सीधे उसका पेल ब्लू कलर लगा के आ जाते हैं। अगर आपसे बोले कि ओजोन का कलर बताओ गैसेस फॉर्म में, तो आप लगा दो तो ठीक है, बट इन जनरल ध्यान रखना ओजोन आपकी तीनों फॉर्म में रहती है, गैसेस लिक्विड और सॉलिड, और तीनों में अलग अलग कलर शो करती है। तीसरी बात, O3 जो है थर्मली कैसी होती है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है, अगर आप इसे हीट कर दोगे तो O2 और नेसेंट ऑक्सीजन आपको दे देगा, और क्योंकि हमने बोला ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए हम लोग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसे, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर पता ही है तुम्हें कैसे हो रहा है ना, ये पढ़ने मतलब नहीं। इसका ये देख लो बॉन्ड एंगल पूछा जाता नहीं है, हटा दो, जो कायदे चीजें यहाँ से आ जाओ, ये काम की चीजें। अब बात करते हैं बेटा एलोट्रोप ऑफ सल्फर की। दो टाइप के होते हैं, रोम्बिक सल्फर, एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर जनरली येलो कलर के होते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर का कलर लिखा ही नहीं है, हालांकि होता है ये येलोइश ग्रे और येलोइश ब्लैक कलर का होता है, मतलब थोड़ा सा डार्क टाइप का, ठीक है। और इसे हम लोग अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, इसे हम लोग बीटा सल्फर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा बिलो 369 केल्विन अल्फा सल्फर जो होता है वो स्टेबल होता है, और 369 के ऊपर अगर तुमने टेम्परेचर कर दिया तो बीटा सल्फर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ तक दो क्वेश्चन तैयार। अगर तुमसे बोले कि स्टेबिलिटी ऑफ सल्फर है ना, अल्फा सल्फर की स्टेबिलिटी बताओ, बीटा सल्फर की स्टेबिलिटी बताओ, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो अगर तुमसे एक तरफ अल्फा सल्फर लिखा है एक तरफ बीटा सल्फर लिखा है, टेम्परेचर दिया होना चाहिए तभी हम स्टेबिलिटी बता पाएंगे। अगर टेम्परेचर तुम्हारा 369 केल्विन से कम है तो कौन सा होगा, अल्फा सल्फर स्टेबल होगा, और अगर आपका टेम्परेचर 369 केल्विन से ज्यादा है तो आपका बीटा सल्फर स्टेबल होगा। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। देन उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि एट 369 केल्विन बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर स्टेबल। अगर आप 369 केल्विन पर ही बात करोगे तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम होती है, और उसी टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे अल्फा सल्फर बीटा सल्फर की स्टेबिलिटी सेम होती है, ठीक है। आ जाओ कुछ बातें, जैसे कि कैसा दिखता है कैसा है पढ़ लेना, ठीक है, फालतू थ्योरी नहीं पढ़नी। आगे आ जाओ, मतलब पढ़ लो, और ऐसा कुछ चाहिए तो थ्योरी वाला पार्ट हटा दिया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर गलत बनी है, एक से ठीक कर लेते हैं। देखो जो तुम्हारा सल्फर होता है एसिड वो क्राउन शेप में होता है, और यहाँ पे एक सल्फर यहाँ पे लगा होता है, एक सल्फर यहाँ पे लगा होता है, स्ट्रक्चर गलत नहीं, ठीक है। अब ये तुम्हारा एसिड मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो अल्फा और बीटा सल्फर जो होते हैं वो क्राउन शेप में भी होते हैं और चेयर फॉर्म में, ये S6 फॉर्म है ये वाली, ठीक है। तो सल्फर तुम्हारा एसिड मॉलिक्यूल में भी होता है और S6 फॉर्म में भी होता है, ठीक। बना लेगा दोनों स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर गलत ही ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे ये होगा, ठीक है, ठीक कर लेना थोड़ा सा। अब बात करते हैं SO2 कैसे बनाएंगे। पता ही है सल्फर की रिएक्शन O2 करा SO2 बन जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक क्वेश्चन आया था यहीं से, इसी पार्ट से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और क्वेश्चन क्या था, आपसे बोला गया था कि चार ऑप्शन दिए गए थे, चार ऑप्शन बोला गया था कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करता। और चार ऑप्शन यार कौन कौन से थे वो मैं याद नहीं है, उसका आंसर जो वो मुझे याद है। तो उसमें बेटा SO42 नेगेटिव था, SO42 नेगेटिव। तो बताओ SO42 नेगेटिव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा? वैसे तो आंसर बता दिया, तुम लोग बताओ क्या SO42 नेगेटिव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा? यार ये नहीं करेगा। देखो जब आप इसकी रिएक्शन 4H पॉजिटिव, जब इसकी रिडॉक्स रिएक्शन आप लिखोगे, जब आप इसकी रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे तो आपको
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेगा, और ये कन्वर्ट किस में होगा, ये आपका SO2 में कन्वर्ट होगा, प्लस यहाँ से H2O निकाल देगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब तुम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी आएगी बताओ, +6 आएगी कि नहीं, यहाँ पे कितनी आ रही, +4। तो यहाँ पे सल्फर, उस हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं तुम्हें, एक तुम्हारे एग्जाम में पेपर में तुम्हारे जो FST हो रहा है उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था बताओ 4 ऑप्शन थे, इनमें से कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। पहले तो समझ लो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या, एक तो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्या होता है बेटा, रिडॉक्स का मतलब जैसे अगर एक ही रिएक्शन के अंदर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो, उसी कंपाउंड का रिडक्शन हो, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तुमने रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो ठीक है। तो कहने की बात बेटा ये है कि अब बात ये आती है कि यहाँ पे अगर तुम इसकी अगर तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी आती है तो तुम SO4 की जब रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे तो ये लिख के आएगी, ठीक है। अब जब तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारा SO4 2 नेगेटिव है वो सिर्फ +6 से +4 में जा रहा है, यानी कि सिर्फ रिड्यूस ही तो हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन ही तो हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो उसका आंसर ये था कि SO4 2 नेगेटिव जो है वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। यार मैं देख के रिएक्शन याद आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर जिंदगी में कभी क्वेश्चन सामने आ जाए कि कौन सा इनमें से डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करता है, SO4 2 नेगेटिव दिया हो तो आंख बंद करके लगा देना उसमें चुपचाप, ठीक है। तो देखो ये वही दिखा और फालतू को बस देख लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, ये कुछ रिएक्शंस है यहाँ तुम्हें बस नॉर्मली देखनी है, ठीक है। बाकी क्या है, ये वही सब है बस, और कुछ है इसमें। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सो एसिड, ठीक है। ऑक्सो एसिड हम लोगों को पढ़ने बेटा, देखो इसे थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखो सबको क्लियर दिख रहा है ना, Yes, sir. देखो जहां से यार क्वेश्चन आ रहा है तो वो पढ़ा, थ्योरी वाला पार्ट अपने आप पढ़ लेना, नहीं तो मतलब नहीं रह जाएगा कोई, ठीक है। देखो बेटा ऑक्सो एसिड तुमसे बहुत पूछे जाते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे तुमसे क्या कह रहा है H2SO3, अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तुम पहले समझो। इसमें पता क्या क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, पहले तो बोलेगा बताओ इसके अंदर S डबल बॉन्ड O कितने हैं और SOH बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। या फिर SOS बॉन्ड कितने हैं, या फिर इसके अंदर SOOS बॉन्ड कितने हैं। इनमें से कुछ भी पूछेगा तुमसे कि बताओ बॉन्ड इस टाइप के कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। एक तो ये क्वेश्चन इससे बहुत पूछा था ऑक्सो एसिड से। दूसरा इससे पता क्या पूछा था, क्या बताओ बेटा ये मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक एसिड है, या फिर ये डाइबेसिक एसिड है, या फिर ये ट्राइबेसिक एसिड है। बता सकते हो, बताओ बेटा ये वाला मॉलिक्यूल मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है। तो ये डायबेसिक है, कैसे पता करा बेटा आपने, 2 OH आयन बिल्कुल वाटर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो अगर आप निकालोगे तो 2 ही OH ग्रुप निकल सकते हैं। लेकिन हम लोग OH तो निकाल नहीं सकते, हम तो प्रोटॉन निकालेंगे ना। तो प्रोटॉन भी आप सिर्फ 2 ही जगह से तो निकाल सकते हो, या तो प्रोटॉन आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से प्रोटॉन निकालोगे, या फिर यहाँ से प्रोटॉन निकालोगे। तो क्योंकि आप 2 ही OH से ही प्रोटॉन निकाल सकते हो, इसलिए क्या है डायबेसिक। अगर यहाँ पे 3 OH होते तो कैसा हो जाता, ट्राइबेसिक एसिड हो जाता, ठीक है। और बात हो गई इसकी, ये जो हम बता रहे हैं कि बताओ बॉन्ड, इसे देख लो अभी, बताओ S डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है बेटा इसमें, सर 1 बट SOH बॉन्ड कितने हैं, 2 2। क्या इसमें SOH कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट है, नो सर नहीं। क्या ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं। तो ध्यान रखना जो आपके ऑक्सो एसिड है उनसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो बॉन्डिंग कैरेक्टर पूछा जाता है, बताओ इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, और दूसरा इसमें मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक ये पूछा जाता है। इसके लिए तुम्हें इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, तो कैसे पता करते हैं कि कब सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कब सल्फोरस एसिड होगा, पता है किसी को, क्या आप में से किसी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हम ये पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। देखो कोई भी एलिमेंट अगर बेटा अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, आप किसी 2,8,6, तो ये मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकता है। तो अगर कोई भी एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो उसे इक लगाते हैं, समझे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा जब भी सल्फर अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर सल्फर उसमें होगा तो ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, इसमें RIC लगाएंगे। और जब भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कम होगा इसमें ORUS लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, OROUS हो जाएगा, समझे। और ये हर जगह एप्लीकेबल है, ट्रिक याद रखना, ठीक है। अरे यार तुम लोग सब लोग नहीं बोल रहे बेटा, समझ में नहीं आया क्या सर आ गया। कह रहे हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन, मतलब जितनी वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, अगर उसमें है वो, तो हमेशा ओरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक, फास्फोरिक, जैसे फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5 है, तो अगर +5 में तो हमेशा क्या होगा, फास्फोरिक एसिड होगा। उससे कम होगा तो फास्फोरस एसिड हो जाएगा। ऐसे इसका देखो, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोरस एसिड। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम जितनी कर सकता है उसमें है तो ओरिक एसिड, और उससे कम है तो ओरस एसिड, बस। चलो ये तो हो गया नाम की बात। अब इसकी स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी, ऐसे H2SO4 की स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेगी। ये तो तुम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, मार्शल एसिड H2H2O8 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यस सर पढ़ा है। दो H2SO4 की स्ट्रक्चर बनाओ और H2 वहां से हटा दो, तो यहाँ से क्या होगा, SOS। अब इसके अंदर तुमसे क्या पूछा जाएगा, बताओ S डबल बॉन्ड O कितने हैं, बताइए जरा बेटा। SOH बॉन्ड कितना है और SOO
ये कितने बॉन्ड है बताओ जरा। सर S डबल बॉन्ड O4 है। और SOH बॉन्ड कितने हैं? सर 2। और ये वाला बॉन्ड कितना? 1। ठीक है, एक। तो ऑक्सो एसिड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर ने भी चिल्ला चिल्ला के बोला होगा और हम भी बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आ जाओ, मार्शल एसिड हो गया, उसके बाद तुम्हारे पास ओलम, मतलब इसमें से अगर एक O कम कर दो तो क्या बच जाता? ओलम। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बस ओलम में SOOOS ये वाला बॉन्ड ना प्रेजेंट होके SOS बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होता है। ठीक, तो ये ऑक्सो एसिड है, इन्हें बेटा 100% कर लेना। आगे देखो क्या बचता है। सल्फ्यूरिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसे बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, अब कांटेक्ट प्रोसेस में तुमसे बेटा ये पूछा जाता है कि कैटलिस्ट कौन सा यूज करा जाता है, याद रखना। कांटेक्ट प्रोसेस में V2O5 का यूज करते हैं। जैसे हैवर्स प्रोसेस में तुम Fe2+ से Fe3+ कन्वर्ट करते हो, तो Yes, हैवर sir. प्रोसेस में ये पूछा था कि हैवर प्रोसेस में कौन सा यूज करते हैं कैटलिस्ट, तो Fe करते हैं। और कांटेक्ट प्रोसेस में कौन सा करते हैं? V2O5 करते हैं। तो ये कुछ कुछ रिएजेंट या फिर कैटलिस्ट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस में क्या होता है? 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सल्फाइड और जो होता है बर्न कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? SO2 जो बनी उस SO2 को O2 से रिएक्शन करा के SO3 में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं? SO3। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग में कभी कंफ्यूजन आया? पता नहीं आया कि नहीं आया, मेरे तो आता था, हमने पढ़ते थे कि यार हम H2SO4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं और हम रिएक्टिव H2SO4 से करा रहे हैं, तो ये कैसे? तो ये मेरे कंफ्यूजन बहुत दिन तक रहा जब हम छोटे थे तब। तो फिर मुझे बताया गया मेरे टीचर ने कि बेटा ये वेपर्स ली जाती हैं, वेपर्स, ये प्योर H2SO4 लिक्विड नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, तुम लोगों ने ये ऑब्वियस सी बात है 12th में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या करता है? सल्फाइड की ओर को बर्न करके SO2 बनाते हैं, फिर SO2 की रिएक्शन O2 से करा के SO3 बनाते हैं, फिर SO3 की रिएक्शन H2SO4 से करा के H2H2O7 ओलम बनाते हैं, और फिर ओलम की रिएक्शन आप वाटर से कराते हो तब आपको लिक्विड H2SO4 मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि यार ये H2SO4 कहां से आ गया दूसरा वाला। ठीक है, चलो खैर, मैम आ गई आपकी। ठीक है, अब तुम लोग बायो पढ़ो, हम चलते हैं। सर जो जैसे प्रिपरेशंस वाले हैं ना, तो वो उनके रिएक्शंस पूरे करने पड़ेंगे लर्न, या फिर स्पेसिफिक कुछ करना है उनमें? नहीं देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बना पूछ ही देते हैं कि ओलम की रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल वाटर से करा दे तो क्या बनेगा, या फिर जो H2SO4 तुम्हें मिल रहा है उसमें कितने परसेंट होता है, कितने परसेंट प्योर होता है, तो इसे पढ़ लेना। 4 लाइनें लिखी हैं, तभी तो देखो यही तुम बोल रहे थे कि अब तुम ये NCERT से पढ़ोगे इसमें कितना ज्यादा लिखा होगा। हमने 4 से 5 लाइनें पूरा कन्वर्ट कर रखा है, तो तुम चाहो तो और इसका सर यूजेस। यूजेस वगैरह पढ़ लेना, और क्या, थोड़े बहुत पढ़ लेना, 2-4, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा रटने वाली जरूरत नहीं है। मेन अगर कुछ आएगा तो रिएक्शन से ही आएगा। ठीक है, यस सर। चलो बेटा, तो हम लोगों का 15-16 निपट गया। अब एक पॉइंट हम क्लास और लगाएंगे, उसमें पूरा खत्म कर देंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे। थैंक यू सर। ओके मैम, आपके आ गए, आप लोग पढ़ो। चलो ठीक है।